हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न जो आपको मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व नहीं कराया था, वो अलग से वीडियो डालने के लिए मैंने बोला था, तो आज प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में 99% आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों देखिए ज़रूर वीडियो को, और ये आप प्रश्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 100% प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और जहां आपको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से होगा। प्रश्न होगा क्षेत्रवाद क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आप में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सेक्शन सी में, और सेक्शन बी में भी पूछा जाता है। तो ये आपको अगर तैयार करते हैं तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मजबूत हो जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक पढ़िए किस तरीके से प्रश्न है, कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हम तरीके से बताएंगे। फिर आता है भारतीय राजनीति में इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए, यानी कि भारतीय राजनीति में इसका क्या प्रभाव है, इसका परीक्षण कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। आंसर में लिखना होगा आपको कि क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश के किसी भाग से उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। मतलब बात करें तो क्षेत्रीयवाद होता है दोस्तों। क्षेत्रीयवाद एक छोटा सा देश हो, उसमें जितने भी जागरूक लोग होते हैं, उसमें आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि को पृथक करके ये लोग क्या करते हैं, जागरूक बन जाते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद का अर्थ होता है कि जिनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में बढ़ावा हो, या अपने राष्ट्र के प्रति आकर्षित हो, और मतलब क्षेत्र के प्रति चाह दिखाता हो, तो ये होता है क्षेत्रवाद। अब क्षेत्रवाद की तुलना अगर बात करें तो ये आकर्षित करने वाली चीज़ है। अगर आपको अपने क्षेत्र से लगाव नहीं होगा तो आप वहाँ 1 मिनट के लिए रुकेंगे नहीं। मतलब प्रॉब्ली ये होता है दोस्तों कि अगर आपको जो चीज़ें पसंद है, चाह नहीं है, जब तक आपको किसी चीज़ में आपको लगाव नहीं है, जैसे पढ़ाई में भी है। अब यहीं पे अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको लगाव नहीं है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान लगा के पढ़ेंगे, माइंड को कंसंट्रेशन करके पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे आपको होता है। तो यही होता है क्षेत्रवाद का तात्पर्य। अब यहाँ पे हम किताबी भाषा में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। यानी कि ये तीनों क्या होते हैं, अपने अलग के लिए। मतलब आर्थिक मतलब होता है कि धन से, भौगोलिक का मतलब होता है जो जोग्राफिकल लेवल होता है, सामाजिक, समाज के लोगों से। तो ये आपस में ये जो कारण होते हैं इनका जो अस्तित्व होता है उसमें अलग होता है, वही होता है क्षेत्रीयतावाद। सामान्य रूप से क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना से है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों से वृद्धि चाहते हैं, यानी कि बढ़ावा चाहते हैं। यानी कि अपने जो क्षेत्र है वो आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक को बढ़ावा देकर अपने क्षेत्र को और ऊंचा लेके जाए, वही होता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रीयतावाद राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष आकर्षण दिखाना। हमारे देश में 2 प्रकार के क्षेत्र आंदोलन चल रहे हैं। किस पर, कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे तो आता है कि क्षेत्र विशेष को अलग राज्य बनाने की मांग, जैसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया और बोडोलैंड। तो ये क्षेत्र अलग बनाने की मांग चलती है। तो पहला जो आंदोलन है ये हो गया। सेकेंड नंबर पे आता है कि भारत को अलग करने की मांग, जैसे खालिस्तान एवं उल्फा आंदोलन में है। तो ये दोनों भारत से अलग करने के लिए होता है। फिर मुख्य रूप से क्षेत्र विषय को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है, यानी कि जो
जो क्षेत्र है वो क्या है, अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। सन 1956 में यानी कि 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लगा तो समस्या और जटिल होने लगी। यानी इन आंदोलनों के पीछे एक कारण यह बताया जाने लगा कि क्षेत्र विशेष का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि अन्य भागों में हुआ। यानी कि जब भाषा के आधार पर गठन किया जाने लगा राज्य क्षेत्र को यानी कि राज्य को, तब क्या हुआ कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस प्रकार से राज्य को डिवाइड करें और किस तरीके से हम अपने राज्य को विकास स्तरीय तक पहुंचाएं कि जितना हमें संभव हो सके। फिर आगे क्या है कि क्षेत्रीय आंदोलन पर यदि तत्काल ध्यान दिया गया होता तो यह समस्या आज इतनी जटिल नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर क्षेत्रीय आंदोलनों पर अगर उसी समय जो अगर ध्यान दिया गया होता, अगर उस पर हमें थोड़ा अमल करना होता तो ये जो आज से समस्या जटिल हुई है वो कभी नहीं होती। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र यानी कि विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र लगाव उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। यानी कि अगर छोटा सा प्रांत है अपना राष्ट्र की तुलना से तो वह अपना कुछ अलग ही मंजर दिखाएगा। यानी कि जो शक्ति है उसकी भक्ति है, उसकी शक्ति है, कुछ उसका जो लुप्त है वो अलग ही अपना दिखाने का प्रयास करता है। इस प्रकार भाषा, धर्म और क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीयतावाद विघटनकारी प्रवृत्तियां का जन्म देता है। अगर ये आप भाषा, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अगर क्षेत्रीयतावाद का गठन करेंगे तो ये क्या करती है, ऑटोमेटिक आपको दुर्घटना में ये डालेगी या आपको ये हर समय हानिकारक पहुंचाएगी। उसके बाद फिर आता है भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीयतावाद का प्रभाव। यानी कि भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीयतावाद का निम्न प्रभाव है। कौन कौन से प्रभाव हैं? फर्स्ट नंबर में तो पृथक राज्यों की मांग, यानी कि पहला प्रभाव पड़ता है क्षेत्रीयतावाद का जो राज्यों की मांग करते हैं। इसमें लिखना होगा आपको कि क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्यों की मांग कर रहा है। यानी कि अगर आप जितने भी राज्य को पृथक करेंगे उतना ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना विकास की जो कुछ लोग को तो समझ में आता है कि विकास भी बढ़ेगा, लेकिन बट ऐसा नहीं है। जितने भी संगठन कहा जाता है कि संगठन ही शक्तिशील है। उसका फिर आर्थिक पिछड़ेपन, भाषा, जात, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुछ राज्यों की मांग समय समय पर उठाई गई तथा क्षेत्रीय आंदोलन की शुरुआत की। तो ये थे राज्यों की मांग के अनुसार, यानी कि किस प्रकार से राज्यों की मांग हुई। पहला तो जो पृथक राज्य हुए थे उनकी मांग कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण जो पृथक राज्य है उनकी मांग किया जाए। फिर पिछड़ेपन के भाषा, जाति और धर्म को लेकर राज्यों की मांग की जा रही है। तो ये सबसे मोस्ट जो क्षेत्रीयवाद का प्रभाव है सबसे ज़्यादा ये है। उसके बाद अब पृथक राज्यों की जो मांग के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संघीय इकाइयों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है। यानी इसी मांग के तहत सन 1966 में हरियाणा, 70 में हिमाचल प्रदेश और 87 में गोवा और 2000 में झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ का गठन किया गया और क्षेत्रीयता के आधार पर ही महाराष्ट्र में विदर्भ की राज्य की मांग हुई और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य की मांग, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और हरित प्रदेश की मांग, असम में बोडोलैंड राज्य की मांग की जा रही है। तो ये सारे जो मांग हैं राज्य का वो कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता ही दिया गया है। उसके बाद फिर आपका सेकंड नंबर पे अंतर्राज्यीय विवाद। अंतर्राज्यीय विवाद क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्षेत्रीयतावाद का जो विषय है वो सेकंड नंबर पे है अंतर्राज्यीय विवाद। इसमें लिखना होगा कि जब क्षेत्रीयतावाद ने विभिन्न राज्यों में आपसी विवाद को जन्म दिया और विभिन्न राज्यों के मध्य सीमा विवाद एवं नदी पानी विवाद को लेकर राज्यों में उग्र मतभेद बढ़े हैं। राज्यों के बीच विवाद का एक आर्थिक संसाधन माने जा रहे हैं जो केंद्र से अधिक स्रोत प्राप्त करने के लिए राज्यों का होड़ लगी हुई है। मतलब बात करें तो जो क्षेत्रीयतावाद की जो आपसी विवाद है वो
नदी से है, पानी को लेकर है, और उसके बाद में फिर आर्थिक जो केंद्र में आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है अपने राज्यों के लिए, वो सबसे ज़्यादा है। उसका फिर पंजाब और हरियाणा में सीमा विवाद चला रहा है। इसी प्रकार असम का, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से तथा उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल के साथ सीमा विवाद चल रहा है। नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य पंजाब का हरियाणा और राजस्थान के साथ विवाद चल रहा है। तो इस तरीके से अंतर्राज्यीय विवाद, और कुछ राज्य केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार अपना रहा है, और जिसमें विवादों का जन्म मिल रहा है। तो ये सारे अंतर्राज्यीय विवादों में सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपस में मनमुटाव चलता है और चल रहा है, जो एक नए राज्य की संगठन बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आते हैं क्षेत्रीयतावाद के अंतर्गत। फिर थर्ड नंबर में आता है कि स्वायत्तता की मांग। अब स्वायत्तता की मांग क्यों की जा रही है, कहाँ की जा रही है, ये चीज़ें आप लोग क्या समझना है। और सबसे स्वायत्तता का मतलब क्या होता है। भारत में ऐसे संघात्मक शासन की स्थापना की गई जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, यही होता है स्वायत्तता की मांग। और राज्यों के केंद्र की अपेक्षा शक्तियाँ प्राप्त है, इसलिए उनके द्वारा स्वायत्तता की मांग की जा रही है। राज्य स्वायत्तता की मांग गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने की है, जिसमें क्षेत्रीयतावाद के आधार पर तमिलनाडु के करुणानिधि ने सबसे अधिक क्षेत्रीयता की मांग की है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के द्वारा स्वायत्तता की मांग की, यानी कि स्वायत्तता की जो मांग की गई है सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स से ही स्वायत्तता की मांग होती है। स्वायत्तता की मांग अगर बात करें तो स्वराज्य है उसको मांगते हैं, यानी कि अपने तरीके से जीने के लिए, यानी कि सारा सब कुछ अपने हिसाब से करने के लिए, यानी कि जो केंद्र से शक्ति मिलती है वो इनको थोड़ा अजीब वो लगती है, यानी कि जो राज्य में अपने आप को सारी चीज़ें दिया रहा है वो इनसे संतुष्ट नहीं होता। तो यही होता है स्वायत्तता की तरफ। फिर चौथा नंबर आता है कि केंद्र राज्य संघर्ष। क्षेत्रीयतावाद ने ही केंद्र राज्य के मध्य संघर्षों का जन्म दिया, और संविधान के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार निर्देशों का पालन नहीं करती है तो सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाना शुरू कर देती है, जिससे दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। और जनता पार्टी की सरकार द्वारा जब कुछ सरकारें बर्खास्त की गई और कांग्रेस द्वारा गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त किया गया, तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद ये बढ़ गया। केंद्र और राज्य के मध्य इसी संघर्ष को विकराल रूप धारण कर लिया। तो ये सारे आपको विवाद मिलते रहते हैं, किसमें, क्षेत्रवाद में के विषय के रूप में। फिर आता है 5 नंबर, उत्तर दक्षिण की भावनाएं। अब उत्तर दक्षिण की भावनाएं में क्या आते हैं इसमें कि क्षेत्रीयता ने उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की जो प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। दक्षिण के लोग यह महसूस करते हैं कि उत्तर के लोगों ने सदैव दक्षिण के लोग को उपेक्षा, यानी कि वो उपहास की बात रखते हैं कि जो उत्तर के लोग हैं दक्षिण की भावनाओं को सोचते हैं कि ये हमारे उपहास करते हैं, और वो सोचते हैं हमारा ये उपहास करते हैं, यानी कि वो उनसे ज़्यादा अपने आप को थोड़ा एटीट्यूड जिसे कहते हैं वो दिखाते हैं, और वो कहते हैं वो ये दिखाते हैं। तो ये प्रवृत्ति की बढ़ावा दिया जाता है। अब दक्षिण के 4 राज्यों में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यहाँ द्रविड़ भाषा बोली जाती है। और इसका विचार है कि क्षेत्र उत्तर की अपेक्षा काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना आयोग के उत्तर लोगों की प्रभाव उत्तर दक्षिण की भावना से 1977 में 6ठी और 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव में देखा गया कि इन चुनावों में दक्षिण में कांग्रेस की पार्टी अपार सफलता मिली, और जबकि उत्तर भारत में निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उत्तर और दक्षिण के मतदाताओं में ऐसा ही अंतर 1991 में चुनाव में भी देखा गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। फिर आता है 6 नंबर, भाषावाद। अब भाषावाद का जन्म क्यों होता है।
क्षेत्रीय भावनाओं ने भाषावाद को भी बढ़ावा दिया है। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु के लोग हिंदी का विरोध करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है भाषावाद, ये भाषावाद को लेके चलते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ लोग करते हैं कि हिंदी का विरोध कर असमिया भाषा का समर्थन करते हैं। इन्हीं सभी कारणों से क्षेत्रवाद की भावनाएं भड़काई है। यानी कि अगर बात करें तो तमिल वाले सोचते हैं कि तमिल भाषा बोलें, और यही बात अगर बात करें तो जो पूर्वोत्तर भारत के हैं वो असमिया भाषा को लेकर, यानी कि हिंदी अगर बात करें तो हिंदी तो भारत की मुख्य भाषा है, और मुख्य भाषा को कोई हटाता है तो ये भाषावाद के अंतर्गत आता है। तो ये हमारी तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना भाषा तो ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय भाषा है उसको आप लोग बिल्कुल अवलोकित ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो भारत है वो सीधा बात करें तो वो हिंदी भाषाई कहा जाता है, और इसीलिए उसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। 7वां नंबर आता है फिर कि भारतीय संघ में पृथक होने की प्रवृत्ति, यानी कि जो भारतीय संघ है उसको पृथक होने की जो प्रवृत्ति है वो किस बारे से जो प्रवृत्ति है वो किस भावनाएं से अलग होती हैं। क्षेत्रीयता का भावना ने भारत में विभाजन को प्रोत्साहन दिया, और कुछ राज्य भारतीय संघ के पृथक होने की मांग कर रहे हैं। जो भारतीय संघ है उसको पृथक करने के लिए मांग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य है तमिलनाडु की द्रविड़, जिसे मुनेत्र हो गया, कड़ंगम हो गया, पंजाब में अकाली दल, और असम की नागा एवं मिजोरम की जातियाँ, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में गोरेखा हो गया, और कश्मीर के उग्रवादी संगठन। ये राजनीतिक दल एवं संगठन अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। पहले इनकी गतिविधियां काफ़ी तेज़ थी, जिसके कारण संविधान में 16वां संशोधन किया गया, और अब अलगाववादी आंदोलन पर नियंत्रण लगाया जा चुका है। तो ये आंदोलनों पर नियंत्रण लगाना बहुत ज़रूरी है क्षेत्रीयता के अनुसार। फिर 8 नंबर में आता है कि क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय, यानी कि इनका उदय कैसे होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय दलों का उदय क्षेत्रीय कारणों से ही हुआ है। इनमें तमिलनाडु में DMK और ADMK, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, और असम में असम गण परिषद, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और लोकदल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य है। और क्षेत्रवाद ने ही क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो कुछ चीज़ों में तो ये जो पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी है वो तो दिखाने का प्रयास किया है कि हाँ हमारी पार्टी, और कुछ रूप से दिखाती है कि हाँ ये सही है। तो जो राष्ट्रीय लेवल पे है और जो क्षेत्रीय लेवल पे है पार्टी, वो यहाँ पे आपको देखने को अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो ये जो दल हैं वो आपको यहाँ पे मिलता है। दल की बात करें तो पार्टी होती है जो आप लोग चुनाव में देखते हैं। 9 नंबर में आता है कि क्षेत्रीय मांगों की पूर्ति। अब जो क्षेत्रीय हैं उनकी जो मांग है उसको पूर्ति कैसे किया जाएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्र की मांगों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की मांग पर ध्यान न दिए जाने के कारण स्थानीय लोगों में अपनी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने का विचार किया जाता है, और इन्हीं भावनाओं ने क्षेत्रवाद को आगे बढ़ावा है। इस प्रकार क्षेत्रवाद की भावना ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। तो जो क्षेत्रवाद की जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से हमारे क्षेत्रवाद यानी कि भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, तो इस तरीके से सारी चीज़ बहुत ही गंदी चीज़ें हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये था सारा आज के जो पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था वो आपको यहाँ पे हमने बताया। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम से ये आपका सेक्शन C का यानी कि खंड सा का प्रश्न है, लॉन्ग आंसर का प्रश्न है। तो इसमें आपका कोई कट नहीं सकता, ना तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं। छोटा छोटा करके यहाँ पे आपको हमने खुद अपने तरीके से बनाया है प्रश्न। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान ना दीजिए कि कैसे हमें करना है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, और आपको इसमें कुछ चीज़ें जो क्षेत्रवाद के लिए दिया गया है इसमें आपको कुछ पॉइंट अलग से मिल जाएंगे।
तो बस इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होंगे और अगली वीडियो में इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई अलग और अच्छे से कोई बताता नहीं है। मैं आपको शुरू से लेके बेसिक लेवल से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और बेसिक चीज़ें ये चीज़ें होती है कि जो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है कि आपको पढ़ाने का तरीका अलग अलग तरीके से है, तो ये ध्यान में ना रखिए। केवल आप इसको समझिए कि इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब समझिए। कहा गया है कि आम खाने का, आम खाइए गुठलियाँ मत गिनिए। तो सबसे बड़ी बात ये कही गई है। तो अब इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।